नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 को जो थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था मैथ का, उसके स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन ये लेके आया हूँ। और बाद के 20 क्वेश्चन आपको दूसरी पार्ट में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन में है 560 छात्रों वाले स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, यदि स्कूल में टोटल औसत आयु 11 साल 9 महीने दी है तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या होगी। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को आता है कि नहीं, लेकिन ये एलिगेशन का सवाल है, देखते ही समझ जाना चाहिए। एलिगेशन का सवाल है। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। एलिगेशन वहाँ पे लगता है जहाँ पर दो चीज़ें मिक्स करी जाई होती हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे आपका रेशियो हो, चाहे कुछ भी हो। तो वहाँ पे एलिगेशन आप लगा सकते हैं। यहाँ पे जो दो चीज़ें मिक्स होंगी, 11 साल, 11 + 9/4, इसको साल में कन्वर्ट कर लेंगे, 3/4 मतलब 44/47/3, 47 हाँ 47/4। तो अब नीचे का 4 हटा देते हैं, तो इसके लिए 4 से इंटू कर देंगे चारों तरफ है, तो नीचे का 4 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 44, ये हो जाएगा कितना ये सॉरी 48, ये हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा 47। अब मेरे ख्याल से जिनको आता होगा तो उनको पता होगा। अब इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। 3 और 1 माइनस साइन देखते नहीं है, तो बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो 3:1 में डिवाइड होंगे, जो कि ये 3:1 में डिवाइड होंगे। तो 4 की वैल्यू हमें दी है कितनी 560, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एकम 4 चौक 16, 140। और गर्ल का रेशियो कितना था 1। तो और यही पूछा है हमें, क्या पूछा, लड़कियों की संख्या कितनी होगी टोटल स्कूल में, तो वो 140 हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 मोबाइल फ़ोन और एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 80,000 है, जबकि 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत 1,50,000 है, तो एक मोबाइल फ़ोन की कितनी कीमत क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन जो है हम इसमें इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए ऐसे बनाएंगे, 3 मोबाइल फ़ोन प्लस एक वॉकमैन की कीमत कितनी है 80,000, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन, इनकी कितनी है 1,50,000, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन, आपको एक चीज़ मैं बता दूं इसमें, कि ये एक तरीके से क्या है, ये एक वेरिएबल है एम और डब्लू। तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन होना जरूरी है, तभी आप सारे वेरिएबल्स के आप जो है आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 3 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन है, तो जो तीसरा वेरिएबल होगा उसको जीरो मान लेते हैं, वो दूसरा कंसेप्ट है। लेकिन फिलहाल में इतना जानिए कि जितने वेरिएबल होने चाहिए उतनी ही इक्वेशन होंगी, तभी आप दोनों वेरिएबलों की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे। इक्वेशन सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या है, इनको आपस में काट पीट लेंगे। अब यहाँ पे 1 है, तो आसानी से अगर यहाँ पे 2 से इंटू कर दें तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कर दें तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा 1,60,000, और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1 m बचेगा, और ये कट जाएगा पूरा। और यहाँ पे 1,60,000 में से 1,50,000 गया तो कितना बचेगा 10,000, और तो 10,000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, एक ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने वाले 10 उम्मीदवारों की बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू लेवल परीक्षण स्कोर नीचे दिए गए अनुसार है। तो इसमें जो है आपको, इसमें ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें क्या है बहुलक निकालना है आपको। एक्चुअली ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पिछली बार बहुत सारे क्वेश्चन गलत आए थे तो लड़कों ने दिमाग मारा, उसमें उनका टाइम चला गया। बहुलक निकालना, बहुलक का इंग्लिश में मतलब होता है मोड, ठीक है। मोड निकालना है। मोड का सिंपल सा कंसेप्ट है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो वही नंबर आपका इस पूरी सीरीज का बहुलक हो जाएगा। तो देखिए 3 एक बार है, 7 एक बार है, 6 1 2 3 बार है, 6 4 एक बार है, 9 एक बार है, 5 बार, मतलब 6 इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रंगों की डाई को लाल और पीले रंग को 2:5 में मिलाया गया। चलो लिख लो, लाल और पीला, लाल रेशियो पीला, ठीक है। क्या है 2:5 में मिलाया गया है, ठीक है। पूरी डाई है, डाई में लाल और पीले कलर मिले हुए हैं 2:5 में, ठीक है। यदि डाई में लाल रंग की मात्रा को 25% से बढ़ा दिया जाता है तो बनाने वाली नई डाई में पीले रंग का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए आपसे बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप इसमें 25% निकालिए मत, वरना आपको थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों, ये आप यहाँ पे 2 के आगे पॉइंट लगाएंगे तो 10%, फिर आगे पॉइंट लगाएंगे तो मतलब 0.4, और फिर इसका हाफ करेंगे 5% के लिए 0.1। तो इस तरीके से आपको दिक्कत होगी। कुछ मत करिए, यहाँ पे सिंपल सा एक एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब इसका 25% निकालिए, 25% मतलब 1/4 मतलब 5, मतलब 25
20 से 25 हो गया, मतलब 5 बढ़ा दिया है, और ये 85 है पीला। तो टोटल मिक्सर, टोटल डाई का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 75। अब यही पूछा इन्होंने कि 50 जो है वो 75 का कितना प्रतिशत है। ये तो आप बता ही देंगे, 2/3 कितना हो गया, 66, 2/3%। चलिए आपका ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 85 का क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक क्रिकेट मैच के पहले 20 ओवरों में भारत का प्रति ओवर रन रेट 71 रन रेट था 71। अब देखिए यहाँ पे यही तो गलती करी गई है, 71 कैसे हो जाएगा यार, 71 के अगर 2 से इंटू करोगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। अब 45 ओवरों में 450 रनों का लक्ष्य बनाना है। अब देखिए यहाँ पे गलत हो गया, अगर आप जो है आप 20 की इंटू अगर 71 से करेंगे तो कितना बचेगा, 1420, और इसमें बोल रहा है कि टोटल रन आपको कितने चलना है, 425। तो ये तो गलत हो गया ना ये। तो यहाँ पे 71 ही 7 होगा, इसको हटा लीजिए। अब क्वेश्चन करेंगे तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग के 20 ओवरों में आपका यहाँ से है क्वेश्चन, इसको ये वे का ये गलत है। शुरू के 20 ओवर में कितना, 7 ओवर रन रेट से 7 रन पर ओवर मारे जा रहे हैं, तो मतलब कितना हो गया, 142। ठीक है, टोटल रन 145 रन का लक्ष्य है, तो 12425 में 142 घटा दिया, कितना 38283, मतलब इतने रन अभी बकाया मारने हैं। तो बोला भारत के लिए कितने न्यूटन औसत लेके चला जाए कि वो पक्का जीत ही जाए। तो 20 ओवर में तो हमने इतना लिए, तो कितने बचे, 45 ओवर है टोटल, 45 माइनस 20 मतलब 25 ओवर में हमें 283 रन मारने हैं। तो डिवाइड कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, 25 से कम 25, 3 33 बचा, तो 25 से कम 25 चलेगा। ठीक है, 5 3 8 बचा, तो 11 से ऊपर पॉइंट में समथिंग आएगा आंसर, तो 11/4 खत्म। आगे बढ़ते हैं। 2001 के पहले का वो कौन सा साल है जिसका कैलेंडर 2001 जैसा मिलता है। यहाँ पे सेम कैलेंडर का कंसेप्ट लगता है, सेम कैलेंडर 86 है ना, हाँ 86 क्वेश्चन, सेम कैलेंडर कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। ईयर जो है आपका, जो भी ईयर आता है, ये ईयर जो है उसको 7 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे देख लो कि अगर 0 आएगा तो 28 से ऐड होगा या माइनस होगा, अगर 1 आएगा तो 6 से ऐड करेंगे घटाएंगे, और आपका अगर 2 3 4 5 6 ये समथिंग आता है तो हम क्या करेंगे, तो हम 11 से ऐड करेंगे घटाएंगे। अब देख लेते हैं, 2001 को डिवाइड कर लो 7 से भाई, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 7 8 56 हो गया, कितना बचा, हाँ 6। तो आपका कितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 6 रिमाइंडर का मतलब क्या है कि आपको 11 आपको जो है इसमें ऐड करना है। ऐड करो या घटाओ, अब जरा सॉल्यूशन वो देखो, तो 2001 में 11 ऐड करा, तो 2001 में अगर 11 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 2012। ठीक है, तो 2012 है, 2012 तो नहीं है ऑप्शन में, तो घटा दो। 2001 में 11 घटाया तो 1990, ये ऑप्शन में है, ये है, हाँ भाई ये रहा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक टंकी में रिसाव है जो 17 घंटों में खाली कर देगा किसी टैंक को। एक नल खोला जाता है जो 12 मिनट प्रति लीटर के में पानी प्रवेश कर रहा है। तो अब ये बताना है कि 24 घंटे में अब जो पानी प्रवेश हुआ, तो अब जो टंकी खाली हो रही है वो 24 घंटों में हो रही है। ठीक है, तो टंकी की क्षमता बतानी है। तो देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आप पहले करते थे। इसको चलो मैं हटा देता हूँ, इससे भी यहीं कर देता हूँ। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, हाँ तो कुछ नहीं, हम मान लेते हैं कि भाई जो नल होगा ना वो मान लेते हैं कि x आवर्स में जो है भर रहा होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगी, जिन्होंने टाइम एंड वर्क का थोड़ा भी कंसेप्ट आता होगा तो उनको पता होगा, जब वो x आवर में टोटल जो वॉल्यूम है वो भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ठीक है, तो बस यहाँ पे लगा दो। और यहाँ पर यार 17 से आंसर नहीं आने वाला, आपको मैं बताऊँ, इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। करके देख लेना, अगर आपको मेरी बात सही नहीं लग रही। यहाँ पे 16 कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, है। तो कुछ नहीं है, क्या है कि ये भाई, और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो टैंक भरता है वो उसकी इफिशियंसी पॉजिटिव में रहती है, जो टैंक खाली करता है उसकी इफिशियंसी नेगेटिव में रहती है। तो 1/x माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू माइनस का 1/24, क्योंकि अब भी 24 वाले में भी खाली हो रहा है। अब इसको सब्सिट्यूट कर लो भाई, 1/24 माइनस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/x।
अब इसका एलसीएम ले लो, 48 और 3 माइनस 2 1/x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 48। तो 48 लीटर में वो जो है पानी भर रहा होगा। माइनस साइन को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम बात हो रही है कैपेसिटी की, ठीक है। तो जो है 48 लीटर उसकी 48 घंटे में वो ख़त्म करता है, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि 48 घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, क्योंकि इसमें बोल रहा है 12 लीटर प्रति मिनट। तो 48 इंटू 60, ठीक है, इंटू 12, इतनी तो कैपेसिटी होगी। 60 से इंटू करा, मिनट 48 आवर को मिनट में चेंज करा, अब 12 लीटर प्रति मिनट जा रहा था, 12 से इंटू कर दिया। अब लगा लो 8 6 48, और यूनिट डिजिट क्या होगा 8 उसका, 48 का, और फिर उसकी करो 2 से 16, जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में 6 होगा। अब लगा लो, देख लो भाई, 7 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 6, यही आंसर है, ठीक है। इस तरीके से यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे आगे और भी क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे देखो और मारो। अब जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। एक त्रिभुजाकार, हाँ 88, ठीक है। एक त्रिभुजाकार खेत है, ये देखिए बना दिया मैंने, ठीक है, जिसकी जो भुजाएं हैं, जो साइड हैं, वो हैं 26 28 और 30, ठीक है, ठीक है। प्रत्येक कोने पे गाय बांधी गई है जो 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। उन तीनों गांवों के गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल निकालना है। मान के चलिए कि भाई ये यहाँ पर एक खूंटा है, यहाँ पर एक गाय बांधी है, और ये मान के चलिए इतना 7 सेंटीमीटर की रस्सी है। तो ये यहाँ से अगर चरना शुरू करेगी तो इतना ही चर पाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर ये है कि ये इतना चर पाएगी और ये इतना चर पाएगी। तो ये तो गाय ने चर लिया, तो बाकी का क्षेत्रफल क्या बचा, वो बचा ये वाला। कौन सा, ये वाला। ये वाला हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, ये वाला जो मैं इससे निकाल कर रहा हूँ, ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया। अब देखो यार, अगर ये ट्रिपलेट तो है नहीं, 26 28 30, ये ट्रिपलेट नहीं बनना है। ट्रिपलेट होता तो सीधे हाइट हाफ बेस इंटू हाइट कर देते तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता, फिर इसको घटा लेते। तो हम क्या करेंगे, हमारा कंसेप्ट ये होगा कि ये जो त्रिभुज है इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से छोटे छोटे ये 3 माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा। बहुत सिंपल सी बात दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें अब हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोन्स फॉर्मूला सबको पता है, उसके लिए पहले एस निकालो, सेमी पेरीमीटर। तो 26 सेमी पेरीमीटर फॉर्मूला पता है, a+b+c/2, 26 28 + 30/2, 8 6 14 का 4 3 7 और 1 8, 84/2, कितना 42। 42 की वैल्यू आ गई एस, ऐसा आ गई 42। अब लगा दो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। इससे हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे ट्राइंगल का साइन बना दिया है। तो ये क्या होता है, एस, और इन सेमी पेरीमीटर को सारी भुजाओं से माइनस कर दो और ऊपर लगा दो बार। तो कितना आ गया 42। वैसे सॉल्यूशन तो आपको करना चाहिए, मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, लेकिन चलो कर देता हूँ। 42 में 26 कितना हो गया, कितना बचा, 4 और 16, ये कितना बचा 2 और 14, ठीक है, और ये कितना बचा 12, ठीक है। अब यहाँ पे रूट लगा है तो रूट से बाहर निकलना पड़ेगा, तो इनको तोड़ लो। 7 × 6, 4 पहली बाहर निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 है, 16 के 4 16 का होता है, और 7 × 2 हो गया, और 6 × 2 हो गया, ठीक है। तो 4 बाहर आया, 7 बाहर आया, 6 बाहर आया, 2 बाहर आया, कितना आ गया 6 में 42, 84 84 4 जा 84 4 जा 16, अच्छा 336। ये हमारा इस पूरे क्षेत्रफल का एरिया आ गया, ठीक है। अब निकाल लो छोटा वाला, ये जो ऐसे बनाए हुए थे ना मैंने, ये इनका एरिया निकाल लो। तो भाई ये जो है क्वार्टर सर्किल है, सेमी सर्किल भी नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 है तो 3 से इंटू करा, और एक का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 × r²। तो 3 × π/22/7 × 4 × 7 × 7, 7 से 7 कटा, 11 2, कितना आया
33 और 7, 33 7, 231 टू, हाँ 231/2, ठीक है 231/2। अब 2 1 जा 11, 2 5 10, 11 पॉइंट लगाया, 2 5 जा, तो कितना बचा, हाँ तो कितना आ गया, दो, हाँ 115.5, ठीक है। अब हमारे पास 336 हमें दिया हुआ है, इसमें से 115.5 हटाना है, कितना बचा, 5022, 220.5। देखो आंसर है कि नहीं, कोई है, कोई भी आंसर नहीं है। अब आप ये देख लेना चेक करके, मेरे ख्याल से मुझे तो हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, लेकिन आंसर इतना ही आएगा। अब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छः घंटियों के 6 घंटियों ने एक साथ बजाना शुरू कर दिया है, और वो क्रम से 4 8 10 12 18 और 20 सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है। एक साथ बजना शुरू होने के बाद 30 मिनट की घंटियां कितनी बार एक साथ बजेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा है कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आए ना एक साथ वाला, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है एलसीएम लेना है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है कोई, तो इसमें आप ये दिमाग लगा, ध्यान रखो, इसमें एलसीएम ही लेना है। क्वेश्चन नंबर 89 हम कर रहे हैं। एक सेकंड, इनको और थोड़ा डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 89 पे हम हैं, 89। ठीक है। क्या है भाई, तो सिंपल सी बात है, इनका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेना आपको मेरे ख्याल से आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कभी बताइएगा, फिर उसको आपका शॉर्टकट उसका बताएंगे कि एलसीएम का शॉर्टकट क्या होता है। ले लो इनका 4 8 8, और ये किसका 8 और 10 कितना होगा, 40 40, और इसका कितना होगा 120, और 120 20 में भी 120 आ जाएगा, और 18 12 224 360, हाँ 360 इसका एलसीएम आ गया। 360 ये सेकंड है, मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड करा कितना, 6 मिनट। 6 मिनट। अब 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे एक साथ, 30/6 5, 5 बार बजेंगे, है कहीं, ये रहा 5 बार। आगे बढ़ते हैं। अब हरी एक काम को 25%, हरी किसी काम को 25% 5 दिन में कर देता है, तो उसका उस काम का 20 गुना काम कितने दिन में करेगा। या तो मुँह जवानी कर सकते हो, मुँह जवानी में 25% तो क्या लिख सकते हैं, मुँह जवानी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 25% को क्या लिखते हैं, 1/4, 1/4 लिखते हैं। 1/4 इधर लिखा, यूनिटरी मेथड लगा दो। 1/4 काम होता है 5 दिन में, तो एक काम होगा 20 दिन में, तो 20 गुना काम कितना होगा, 400 दिन में खत्म। अब आपको लिख के भी दिखाता हूँ, 1/4 काम होता है कितने, 5 दिन में, तो एक काम होगा 20 दिन में। अब ये एक काम कह रहा है 20 गुना काम करना, तो 20 से इंटू करो, तो भाई इतना कितना हो जाएगा, 400, 400 दिन में ख़त्म करेगा। अब आ जाते हैं भाई 91 क्वेश्चन पे, ठीक है। उड़ाना है बस, देखते ही खन। अब जैसे कि ये किसका पूर्ण वर्ग होगा, तो इसका एक ट्रिक ये होती है, इसकी ट्रिक समझ लो। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लगाइए और फिर ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो आपका काम बहुत जल्दी बन जाएगा। वरना अगर आप सॉल्व करने बैठोगे वैल्यू रख के, तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे, 1.96 को 2 मान लो, 11 को 12 मान लो, प्लस 11.96 को फिर 12 मान लो, इंटू XY, ठीक है, प्लस 0.04, इसको यही रहने देते हैं, ठीक है। कितना हो गया ये, 24, और इसको ऐड करा तो कितना बचा, 24.04, ये तो बचा। अब ये बताओ 12 में, इन ऑप्शन में से देख के मुझे बताओ, 12 में XY की क्या वैल्यू रख दूं ऑप्शन में से, कि जो मेरा भी ये 24 जो है, पहले तो ये बताओ ये किसके पास स्क्वायर, किसके पास का स्क्वायर बनना है, 25 के पास का बनना है मेरे ख्याल से, 25 के बहुत आसपास है ये, 24.06। अगर इसमें 0.96 मिल जाए तो 25 बन जाएगा। 0.96 किससे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0. तो कितना बचेगा, 8, मतलब 0.008 होगा, नई बात बनेगी। और 0.8 से कर रहा हूँ तो क्या, 32, मतलब 0.32 नई बात बनेगी। और अगर मैं इस ऑप्शन को चेक करूँ, 0.08 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ, तो 12 8 96 होता है, तो कितना होगा, 0.96 बन जाएगा, 0.96 बन जाएगा कि नहीं, 6 4 0 1 0 25 स्क्वायर बन गया, 25 आ गया, तो मतलब यही ऑप्शन ठीक था। ऐसे चेक कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 92।
92 क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट शब्दों के अक्षरों को किस तरीके से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी रहे जैसे मैनेजमेंट शब्द में दी है। पहले तो हमेशा ध्यान रख लो कि जैसे कि मान के चलो किसी का नाम अमन है, ठीक है। अब अगर कोई ये पूछे अमन शब्द को कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, तो इसका आप सिंपल सा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 4 यहाँ पर शब्द हैं, इनको अरेंज करने के लिए इनको कितनी बार किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं हिंदी बोले तो वो बोलेंगे फैक्टोरियल 4। अब जैसे कि मान के चलो कोई कोई है, आप मान के चलो कोई है ईरा, ईरा कोई शब्द है, तो इसको किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये चीज हमेशा देखना। तो कोई अगर कोई संख्या अगर n फैक्टोरियल की है, मतलब n उसमें n शब्द हैं, तो उसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल n तरीके से। अगर कोई बंदा कोई शब्द अगर रिपीट करता है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा उतनी फैक्टोरियल से, तो n से डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ पर रिपीट करते हैं तो ये इसका कंसेप्ट होता है। आप देख लेते हैं मैनेजमेंट में, पहले तो ये देखो स्वर कितने हैं, 92 स्वर कितने हैं ये बताओ पहले। मैनेजमेंट में स्वर हैं, एक, यहीं से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 स्वर हैं, जिसमें से ए 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, ठीक है। व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। व्यंजन कितने देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यंजन है, जिसमें से एम 2 बार है, एन 2 बार है, ठीक है। ये 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब बस कुछ नहीं, लगा दो भाई, व्यवस्थित करना ना उसमें, खुद बोला क्रमबद्ध। तो भाई फैक्टोरियल 4 को कितनी बार किस तरीके से जो है अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 बार, क्योंकि ए और ई रिपीट कर रहे हैं इसलिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों को, मल्टीप्लाई, है ना। फैक्टोरियल और व्यंजन जो 6 व्यंजन है उसको किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 से, क्योंकि एम और एन 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2 से, और फैक्टोरियल 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब बस इनको व्यवस्थित कर लो, इनमें कुछ नहीं है। फैक्टोरियल 4 मेरे ख्याल से फैक्टोरियल को खोलना आता होगा, अगर 4 फैक्टोरियल है तो बस उसको उल्टी गिनती में खोलना शुरू कर दो, 4 का मतलब 1 तक, 4 3 2 1 और 0 ये, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई 0 खुलता नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इनको खोल लो, आपस में मल्टीप्लाई कर लो और आंसर चेक कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 110/x का 42/5 इक्वल्स टू कितना है, 840। ये तो कर ही लोगे यार, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 110/x इंटू 42/5 इज इक्वल्स टू 840, ये दिया हुआ है। तो बताना है इसमें ये कितनी बार 2 बार चला जाएगा, 20 कट गया, x को उधर ले जाओ, ऊपर 11 है ही, नीचे 5 की 2 से होगी तो 10/5, मतलब आंसर ये रहा। अब आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं क्या है, गिरी 94 क्वेश्चन है। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलता है। गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलता है। वो दोनों एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो वो दोनों किस समय मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर किसी को रिलेटिव कंसेप्ट का फॉर्मूला आता है, मतलब रिलेटिव कंसेप्ट पता है, तो उसके लिए बहुत आसानी होगी, ये मुंह जबानी क्वेश्चन करेगा। और जिसको नहीं आता है तो भाई वो अपना पढ़ो रिलेटिव कंसेप्ट। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, रिलेटिव कंसेप्ट क्या होता है, जब कोई भी दो वस्तु या कोई भी डायनेमिक चीजें, मतलब जो स्टैटिक ना हो, जो चाल में हो, जिनमें गति हो, कोई भी दो बोलेंगे डायनेमिक या फिर गतिमान, जिसकी ये 2 बिंदु हैं, ये 2 कारें हैं, मान लीजिए कार ए है, ये कार बी है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो बस इतना इसमें कंसेप्ट ये है, इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी ना, रिलेटिव स्पीड को बोलते हैं परस्पर स्पीड। वो क्या होगी,
रिलेटिव स्पीड इनकी जो है बस इतना ध्यान रखना, रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो जाती है। तो अगर इन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड क्या होगी वो S1 प्लस S2, ठीक है। और ये दो बंदे हैं यही सेम, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, A और B, ठीक है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वो घट जाएगी। अब आप कहोगे किसमें से किसे घटाना है, ये साइन होता ही है कि इनका सिर्फ डिफरेंस निकालना है, इसमें माइनस नहीं काउंट होता, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड कंसेप्ट। बस इतना, और डेप्थ में पढ़ना तो जब बोलिएगा तब पढ़ाएंगे, पहले इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन कर लेते हैं। अब भाई ये जो है, ये बिंदु, ये A है, ये B है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये B है। अब भाई इनके बीच की दूरी हमें कितनी दी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। और ये कौन है, क्या क्या नाम बताएं, बिंदु और गोविंद, बिंदु और गोविंद, ठीक है। बिंदु पॉइंट A से चल रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, और जो कि 6 बजे चल रहा है, ये भी लिख लिए 6 बजे चल रहा है ये, ठीक है। और ये जो है गोविंद, गोविंद जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है, लेकिन कितने बजे चला, 7 बजे। तो यहाँ पे एक चीज समझिए कि जब ये 6 बजे चला तब ये जो गोविंद था ये तो खड़ा हुआ है ना, तो मतलब 6 बजे से लेकर 7 बजे तक बिंदु ही चला है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 घंटे में तय करी गई दूरी चाल, स्पीड, गति, ये सब कहलाती है, स्पीड कहलाती है, स्पीड, चाल, बस इस चीज को ध्यान रखिए। तो मतलब ये कितने से चल रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 7 बजे बिंदु गोविंद चला है, लेकिन 6 बजे बिंदु चला है, तो 6 से 7 के बीच में 1 घंटा, 6 से 7 के बीच में 1 घंटा सिर्फ बिंदु चला है, और 6 से 7 के बीच में गोविंद सिर्फ खड़ा रहा है। तो बिंदु ने ही जो है ट्रैवलिंग करी है, बिंदु ही चला है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल स्पीड कहते हैं। तो 1 घंटे में कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर। तो मान के चलिए यहाँ आ गया होगा। तो मतलब अब इन दोनों के बीच में 6 बजे जब ये चला था तब इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी थी, अब कितने की रह गई आप खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि 20 किलोमीटर की स्पीड है तो 1 घंटा बिंदु चल चुका है। तो 1 घंटा चलने का मतलब है कि अब दोनों के बीच की स्पीड की दूरी, दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो रह जाएगी 80 किलोमीटर। अब यहां से दोनों, अब गोविंद भी चल दिया, अब यहां से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लग जाएगा। अब भाई दोनों चल रहे हैं ना, दोनों, अब बिंदु भी इधर आ रहा है, बिंदु भी इधर आ रहा है, और भाई गोविंद भी इधर आ रहा है 7 बजे से। यहां पर क्या बज रहा है, यहां पर बज रहा है 7, यहाँ पे 7 बजे। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो कुछ नहीं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट मैंने बताया था आपको। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में 7 आ रहे हैं 30, और दोनों में, और हमें टाइम में कितने समय, तो रिलेटिव टाइम निकाल लेंगे, परस्पर समय, मिलने या फिर मिलन का समय क्या होगा, यहाँ पे लिख लो किस समय वो आप मिल जाएंगे, हैं। तो और डिस्टेंस कितना रह गया, 80, 8/3, तो 2.4 के समथिंग आएगा। देखो तो मतलब 7 से 2 घंटे आगे, 9:40 पे कोई है आंसर। हाँ ये रहा, देखो पहला ही आंसर है 9:40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये डायग्राम पाई चार्ट दिया हुआ है, तो इस पाई चार्ट को आपको, सॉरी पाई चार्ट करना, बार ग्राफ दिया हुआ उसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या आयात और निर्यात दिए हुए हैं ये, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिए गए कौन से वर्षों में निर्यातों के प्रतिशत के हिसाब से आयात सबसे ज्यादा है। मतलब निर्यातों का कंपैरिजन, आयातों का कंपैरिजन निर्यातों से हो रहा है। तो इसको देखो, मैं, आप सॉल्व करना है कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको मुंह जवा नहीं करूंगा, और आप भी ऐसा ही करेंगे आगे से। पहले तो सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कि
एक ही का निकालूंगा मैं 95। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन कौन कौन से हैं। 2012 का निकाल लेते हैं। 2012 में 42.5, ये कितना होगा 40, 42.5 और ये कितना होगा 85। 42.5 और 85, तो कितना बचेगा 42.5 इंटू 100। तो आयात जो है निर्यात से कितना ज़्यादा है, 100%। 100% ज़्यादा है। यहाँ पे करने की कोशिश क्या करी जा रही है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो निर्यात है, निर्यात कितना है, निर्यात है यहाँ पे देखिए, ये इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये देखिए, ये 40 से 60 मतलब 20 का गैप है, तो ये जो बीच में होगा ये 50 होगा, ठीक है। और इसके बीच में जो इसका मिडिल होगा ये क्या होगा, ये होगा 45, और इससे थोड़ा नीचे ये होगा 42.5, ये क्या होगा 42.5, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये पूछ रहा है आपसे कि जो ये आयात है ना, ये निर्यात के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में जिसको प्रतिशत का बेसिक आता होगा वो बता देगा, डिफरेंस निकाल के नीचे निर्यात रख के और प्रतिशत वृद्धि बता देंगे। तो 100% की वृद्धि आ गई, ठीक है। ये ऐसे ही आप चारों ऑप्शन में चेक कर लीजिए, जिसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो वही आंसर होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसे हमें नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हमें सीधे क्या करना है, आप एक चीज़ बताइए मुझे, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर ये बताइए, ये अगर डिनोमिनेटर कम हो और न्यूमरेटर ज़्यादा हो, ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर कम होगा और न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो उसी का तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा आएगा। तो बस हम ये देख लेंगे कि जो निर्यात और आयात में सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसका आ रहा है और किसका जो डिनोमिनेटर वो कम है, तो वही आंसर हो जाएगा। अब चलो चेक कर लेते हैं भाई। देखो इसका 2000 ऑप्शन साहब के क्यों निकाले, जो हमें ऑप्शन दिए उसी के निकालेंगे। 2012 का निकाल दिया मैंने 100%। अब 2014 का देखते हैं भाई। 14 का क्या है, ये 80 है, ये है 45, ये 80 और 45। तो आप ये मुझे बताओ कितना, 35 का डिफरेंस है, 35 का तो डिफरेंस है, ठीक है। और ये कितना है 45। अब इसमें भाई न्यूमरेटर कम है, न्यूमरेटर का डिफरेंस, मैंने बोला था आपसे कि न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, ठीक है। चलो इससे काम बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ते हैं। 14 हो गया, 11 देख लेते हैं। 11 क्या है, 82.5 और 42.5, डिफरेंस कितना होगा, सीधे 42.5 का डिफरेंस है, तो 100%। तो ये तो बराबर आ गया, 42.5 42.5 इंटू 100 करेंगे तो 100% ही आएगा। इसका मतलब इसमें ही बात बनी। मैंने आपसे क्या कहा है कि न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, तो उसी का प्रतिशत ज़्यादा होगा। अब 2015 को देखते हैं, चला देखिए डिफरेंस कितना है, डिफरेंस का मतलब न्यूमरेटर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है भाई 30, और ये है कितना, ये 20 से इसमें 30 होगा, और ये है 50 80, मतलब 50 का डिफरेंस है। एक तो आपने देख लिया पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या कि सबसे ज़्यादा ऊपर न्यूमरेटर ज़्यादा है, और डिनोमिनेटर का मतलब क्योंकि इसमें कंपेरिजन हम निर्यात से कर रहे हैं, तो जिससे कंपेरिजन करते हैं वो नीचे आता है, तो निर्यात कितना है यहाँ पे 30 इंटू 100। अब बस इतना मैं तभी तो आपसे कह रहा हूं, इतना देखना भी नहीं है, 50/30 मतलब 2015 ही आंसर होगा, खत्म। तो इतनी जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई, बस इसमें ये फंडा ध्यान में रखिए, ये वाला जो फंडा है इसको ध्यान में रखिए कि बस ये चेक कर लो भाई, जो निर्यात और आयात, इनका डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है वो यहाँ पे लिखो। और ये देखो जो निर्यात है वो सबसे कम किस में है, सबसे कम, बस वही आंसर हो जाएगा। आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, बात खत्म। ये सब इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो हमने करा, ये ऊपर का ये जो निकाला हमने प्रतिशत कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 और वर्ष 2012 के संयुक्त निर्यातों और वर्ष 2012 के आयातों के बीच अनुपात बताना है। 2011-12 के निर्यात देखो भाई, 2011-12 का निर्यात ये क्या है 42.5, हाँ ये आपके 42.5 42.5 मतलब कितना हो गया 85,
और ये 85 पहले से है, तो मतलब 1:1 आना चाहिए। देख के ही करना है बस, खत्म। 1:1 है, हाँ आ गया। ठीक है। और तीसरा 97 देखते हैं क्या है। दिए गए सभी वर्षों को कुल निर्यातों और दिए गए सभी वर्षों के सभी आयातों के बीच का अंतर बताइए। कुछ नहीं करना है, सबको ऐड करना और दोनों का डिफरेंस बता देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 98 क्वेश्चन कह रहा है 30 के 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है। अब ये आप कर ही सकते हो। मैं इसको नीचे सॉल्व करवा देता हूँ 98 को। क्वेश्चन नंबर 98, 30 के 80%, 80% का लिखते हैं 4/5 और 25 के 4/5, 25 के 4/5 क्या डिफरेंस होगा, 20, और ये क्या होगा 24, मतलब 4 का डिफरेंस आएगा। देखो है कोई आंसर में, हाँ है, ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा, खत्म। अब क्या है ये, अगला क्वेश्चन क्या है। 600, 420 और 780 ग्राम के 3 चॉकलेट बार्स को एक समान वजन में छोटे टुकड़े में काटा गया। यदि एक व्यक्ति को ऐसे 2 टुकड़े दिए जाएं तो ऐसे लोगों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जो सभी टुकड़ों को बांट सके। हमें वो नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं जिनमें जो वो टुकड़े करेंगे वो बराबर बराबर बट जाएं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन है ना, तो इनमें लगता है एचसीएफ का कंसेप्ट, इनमें लगता है एचसीएफ का कंसेप्ट। और एचसीएफ का कंसेप्ट में क्या है, कुछ नहीं, आपको 600 का 420 है, कितना है 600 420 780, इनका आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मेरे ख्याल से सबको आता होगा, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ कितना, 60 इनका एचसीएफ आएगा। ठीक है, अब टोटल वेट इनका कितना है, 60 इनका एचसीएफ आएगा, मतलब 60, ये 60 क्या आ गया, ये आ गया 60 ग्राम का एक पीस होगा। ठीक है, अब टोटल वेट कितना है, अगर तीनों बार को जोड़ें कितना आएगा, 600, 1000 और 100, 1800। अब बोल रहा है कि एक पर्सन को हमें 2 पीस देने हैं, तो मतलब एक पर्सन को हमें 120 ग्राम देना है। तो अब एक पर्सन के ग्राम से डिवाइड कर दो तो पता चल जाए कि नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए। कितना आया 12, और ये 0 से 0 कट गया, 6, 15 आपका आंसर आ गया। देखिए है कहीं 15, हाँ 15 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है 100वां क्वेश्चन, क्या है एक्स और वाई किसी काम को, क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया है, एक्स और वाई किसी काम को 12 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जेड की मदद से एक्स और वाई के साथ मिलकर 6000 रुपये में कुल वेतन में इस काम को करा गया, वो 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताना है जेड को उसके काम को हिस्से का कितना वेतन मिला होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है इनमें कुछ नहीं है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि एक्स और वाई एक काम करता है 12 दिन में, एक उसी काम को 10 दिन में कर लेता है। इनका एलसीएम मेरे ख्याल से सबको आता होगा, कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60, ये 5 और ये हो गया 6, मतलब एक्स प्लस वाई एक दिन में 11, 6 और 5 कितने होते हैं, 11 यूनिट काम करते हैं। ये 5 और 6 को जोड़ दिए 11 यूनिट काम करते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके उसी काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। मतलब 60 यूनिट टोटल वर्क है हमारे पास, टोटल वर्क पूरा कार्य, पूरा ये जो काम है 60 यूनिट है, इसको 5 दिन में खत्म करते हैं। तो ये बताओ तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5 से डिवाइड कर दो भाई, कितना 12 यूनिट काम ये एक दिन में कर रहा हूँ। दोनों और एक्स और वाई मिलकर कितना करते हैं, 11 यूनिट काम। तो ये बताओ कि जेड कितना कर रहा होगा, दोनों का डिफरेंस कितना है, जेड का और इसका 1 यूनिट काम कर रहा होगा। और आपको मैं एक चीज ये बता दूं, इसको नोट करके लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक दिन में किया गया जो कार्य होता है उसी को इफिशियंसी बोलते हैं उस बंदे की। इफिशियंसी कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लो। तो एक दिन में जो है ये 1 यूनिट काम कर रहा है, तो मतलब हमारे पास उन तीनों की इफिशियंसी आ गई, किसकी, एक्स की, वाई की, जेड की, कितनी 5, 6, 1,
और जो हमेशा वेतन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो 6,000 रुपये बोले हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं के अकॉर्डिंग होगा। तो जेड का 5 6 12 इंटू 6,000, मतलब 500 रुपये, जेड को 500 रुपये मिले होंगे उस काम करने के। देखो है भाई कोई आंसर? हाँ है, ये रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक समठोस प्रिज्म का आधार एक त्रिकोण है। ठीक है, प्रिज्म है भाई, चलो देख लो क्वेश्चन नंबर 100। एक प्रिज्म है, इसका जो आधार है ना वो एक आपका, ये आपका एक प्रिज्म है। अब ये 3 सेड है, ये इसका जो आधार है ये आपका जो है त्रिभुजाकार आकार है, बेस इसका जो है एक प्रिज्म का। ठीक है, लिख लेते हैं 6 8 10 इनकी वो है। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल, पार्श्विक क्षेत्रफल और आयतन बताना है। मतलब आपको टी एस ए टोटल सरफेस एरिया, एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया और आयतन मतलब वॉल्यूम बताना है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूले पे भेजने हैं, बस एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूँ, वो ये ध्यान रखनी है। अब देखिए ये जो बेस है, बेस ही तो है 6 8 10 वाला। अब ये ट्रिपलेट बनना है, 6 8 10 का ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट होता है जो पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। तो बस ये चीज़ अगर आपको ध्यान होगी तो आपका टाइम बच जाएगा। मतलब 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये 10 के स्क्वायर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे बेस का जो एरिया है, बेस का एरिया जो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो, है ना। तो क्या होगा, इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ आपको, 10 6 8, हाफ बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 6 48, मतलब 24। 24 इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म बेस एरिया इनटू हाइट। बस ये मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले पे भेज दें। जहाँ पे टाइम बचाना था वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि आप टाइम ऐसे बचा सकते हो कि आप हीरोन्स फॉर्मूला ना लगा के, आपको अगर ये चीज़ पता हो कि ट्रिपलेट बनना है तो सीधा हाफ बेस इंटू हाइट करा और आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यही मैं बोलूँ, ये ट्रिपलेट जो है आपका, ये ट्रिपलेट बनना था। बस इसकी ये अगर आपने पहचान लिया था तो आप सीधे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के लगाओगे बेस एरिया है, और सीधा आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। बेस एरिया कितना होगा, 224 इंटू हाइट बोल रहा है वो 10, मतलब 240 इसका जो है सेंटीमीटर क्यूब, इसका जो है आपका वॉल्यूम आ गया। अब पूछ रहा है एल एस ए। एल एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? एल एस ए का फॉर्मूला होता है आपका पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर उठा है। पेरीमीटर क्या होता है आपका? पेरीमीटर क्या है इसका? पेरीमीटर आप निकाल लो, कितना होगा ये, 6 10 16 8 24, और हाइट कितनी है 10, 240, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एल एस ए आ गया। टी एस ए क्या होता है? टी एस ए होता है आपका एल एस ए प्लस 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया। ठीक है, एल एस ए कितना है 240, 2 इंटू बेस एरिया कितना था हमने निकाला था ऊपर, बेस एरिया ये रहा 24, मतलब 48, 240 48 कितना होगा, 288। तो आपका ये एल एस ए आ गया। अब इसमें देखिए, आप इसमें और इसको कैसे कम कर सकते हो। आप क्या काम करो, जब आप इसके ऑप्शन चेक करोगे ना, तब आप मतलब इतना सब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सब कुछ आप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी मैं आपको ये बताऊं। जब आप इसके ऑप्शन चेक करोगे, तो ऑप्शन देखोगे जब आप इसके, तो क्या होगा, आप क्या काम करो, आपको मैंने बताया कि आपने ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट की नॉलेज है, आपने ट्रिपलेट से इसका बेस एरिया निकाल लिया है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम निकाल लिया, बेस एरिया इंटू हाइट। अब क्या करो, अब जो आपको ऑप्शन दिए होंगे A B C D, ठीक है, ये ऑप्शन दिए, इसमें देखो
कि कोई ऑप्शन है, इकलौता कोई ऑप्शन है जिसमें वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म जो है वो 240 है। अगर आपको मिल जाता है तो आप बस उसी को टिक मारो और आगे बढ़ो। इन दोनों की जो एल एस ए और आर एस एच टी एस ए, इनको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका टाइम बच जाएगा बहुत ज़्यादा। समझ रहा है मेरी बात? तो अब इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे और जब इसको आप अपने जो है जहाँ पे भी ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ पे आप इसको देखेंगे तो आप इसमें यही हुआ है। इसमें जो बेस एरिया है वो ऑप्शन डी में इकलौता 240 दिया हुआ है और कहीं है ही नहीं, तो सीधे डी ऑप्शन को टिक मारो और आगे बढ़ो। दो ऑप्शन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा सेट समझ में आ गया होगा 20 क्वेश्चन का। और आगे भी मैं बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं डाल दूंगा हैं। ये एक छोटी सी अप्रोच है। अब आप देखो आप कैसे करते हो और कैसे पेपर करना चाहिए जहाँ पर आप टाइम को बचा सकते हैं। तो अगले नेक्स्ट 20 क्वेश्चनों की वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तब तक इसे देखिए और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई ट्रिक समझ में नहीं आई तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो वो पर्सनली अलग वीडियो बना के समझा दी जाएगी। ओके, थैंक यू।